सुनिए आप लोग, आज हम लोग टोपोग्राफी अर्थात स्थलाकृति विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? स्थलाकृति विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और इसकी बनावट कैसी है? उभर खाबर है। कैसा है? क्या बताए थे उदाहरण? हमारी पृथ्वी जो है किस प्रकार की है? जियोड है। कैसा है? जियोड का मतलब कोई स्थान ऊपर है तो कोई स्थान, और उसका एग्जाम्पल क्या बताए थे? हमारा चेहरा। क्या हमारा? हाँ, हमारा चेहरा में जैसे नाक ऊपर है, आंख धसा हुआ है, मुंह और अंदर है, नहीं है, और इधर थोड़ा प्लेन है, ये थोड़ा प्लेन है, तो मान लो ये पठार है, तिब्बत का। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? सवाना घास का मैदान है, नहीं है। अदारी यार रहता तो उस भी जंगल झाड़ हो जाता, नहीं हो जाता? तो यही सब है पूरा। ये हमारा जो चेहरा जिस प्रकार से है, हमारी पृथ्वी की बनावट भी कहीं पर अधिक ऊंचा है तो कहीं नीचा है। और जैसे जल है, आँख में पानी रहता है ना, इसी प्रकार से पानी भी है। तो कहीं सपाट एरिया है तो कहीं समतल है, तो कहीं थोड़ा ऊंचा है, कुछ ऊंचा होके समतल है, तो कुछ मैदानी भाग है, तो कुछ पर। उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? टोपोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थलाकृति विज्ञान कहलाता है। उसमें एक विज्ञान आता है मृदा विज्ञान। मृदा, हम लोग खेती करते हैं, उसके लिए तो हमें जमीन चाहिए। क्या पहाड़ पर खेती होगा? नहीं खेती होगा। मृदा विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। मृदा क्या होता है? मृदा विज्ञान के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। जैसे भारत में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, यही सब ना मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए होता है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी में अगर टीचर और कभी बनिएगा तो पेडागोजी होता है। GOGY, पेडागोजी। पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षण शास्त्र। मिलता जुलता है इसलिए बता देते हैं। पढ़ाने की कला को कहते हैं पेडागोजी। क्या कहते हैं? ये पेडोलॉजी है। क्या है? पेडोलॉजी। ये पेडागोजी है। पेडागोजी माने पढ़ाने की कला। जैसे हम पढ़ाते हैं, आप दूसरे टीचर से पढ़ाते हैं, तो दोनों के पढ़ाने की कला जो होता है अंतर होता है। किसी से अधिक समझ में आता है, किसी से कम समझ में आता है। कम समय में कुछ लोग अच्छी बातें बता देते हैं। ये पेडागोजी हो गया, शिक्षण शास्त्र, पढ़ाने की कला। इसके बाद आप लोग को हमको क्या पढ़ना है? उच्चावच। उच्चावच किसे कहते हैं? उभर खाबर, ऊंचे नीचे जगह को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। किस क्या कहते हैं? उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया है? प्रथम श्रेणी में महासागर आते हैं और महाद्वीप आते हैं। महासागर और महासागर और महाद्वीप वाले भाग को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। और द्वितीय श्रेणी में क्या रखा गया है? आकृतियाँ। महाद्वीपों पर जितनी आकृतियाँ बनी है, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, कुछ भी हो, वो सब किस श्रेणी में रखा गया है? द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। और तृतीय श्रेणी में क्या रखा गया है? हाँ, काट छांट से बना जो बना है स्थलाकृति, उसको तीसरे श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया है? अब काट छांट से कैसे बनेगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। नदियाँ मुख्यतः कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। जरूरी नहीं है हिमालय, पहाड़ से निकलती है। ठीक है, तो पहाड़ से जब निकलती है तो देखिएगा कि 2 पहाड़ है। एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है। इसी बीच से नदी निकलता है। फोटो और हम लोग सीनर बनाते हैं, सीनरियो, तो इसी प्रकार 2 पहाड़ है। उधर सूरज निकल रहा है, उधर चिड़िया उड़ रही है, नहीं। तो 2 पहाड़ से जो बीच से निकलता है, तो ये कौन सा आकृति बनाता है? भी आकार की आकृति। ये भी आकार की आकृति कैसे बनता है? नदी का पानी बहते जाता है, उसको काटते जाता है, काटते जाता है, तो भी आकार की आकृति बनती है। तो काट छांट से बनने वाली आकृति क्या है? भी आकार। भी आकार की आकृति जैसे बढ़ता उड़ता होता है। मिट्टी का ढेर लगा दो, अब वर्षा होगा तो ढहता है नीचे तरफ? नहीं ढहता है, आकार लेता है। गेहूं का बोरा उजल होता है, अपने ऐसे शेप ले लेता है, पहाड़ का शेप ले लेता है ना। तो ये काट छांट से बनी आकृति होती है।
या एस आकृति होती है, भी आकार की आकृति। अब जैसे ही नदी ऐसे गिरेगा नीचे, नीचे के बाद मैदानी क्षेत्र में आएगा, तो मैदानी क्षेत्र में ऐसा ऐसा घूमता है नदी। कोई नदी को देख लो तो सीधा रेखा में चलता है, तो ऐसा आकृति को कहते हैं। ऐसे क्या लिखते हैं, ऐसे क्या लिखते हैं, एस आकार की आकृति। तो एस आकार की आकृति नदियाँ बनाती है। तो ये एस आकार की आकृति हुआ, भी आकार की आकृति हुआ, यही काट छांट वाला आकृति हुआ, जो क्या होता है, पानी वगैरह से, वायु वगैरह से काट छांट होता है और उससे आकार बनता हुआ किस श्रेणी में रखा गया है, तृतीय श्रेणी में। तो मुख्य रूप से आपको कौन सा श्रेणी पढ़ना है, बीच वाला। उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झरना सब आ जाता है। ऊपर तो पहला श्रेणी महाद्वीप, महासागर एक के बार में खत्म। मुख्य रूप से आपको किसको पढ़ना है, द्वितीय श्रेणी। किसको पढ़ना है, और उससे थोड़ा कम पढ़ना है तृतीय श्रेणी, उससे थोड़ा कम। लेकिन तृतीय श्रेणी को पढ़ना होगा, नदी कैसे काटता है, नदी ऊपर से नीचे तरफ गिरता है तो झरना कैसे बनता है, झरना क्या स्थिति है, मुहाना क्या है, डेल्टा क्या है, उसके बाद विसर्प क्या है। इस प्रकार से नदियों के बहुत सारे भाग होते हैं। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, भारत में ही, पश्चिम बंगाल में। और उधर ब्रह्मपुत्र से बनने वाला डेल्टा बांग्लादेश में है, दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाता है। तो ये डेल्टा पढ़ना, डेल्टा की भूमि उपजाऊ होती है, कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे जब नदी को पढ़ेंगे। तो अभी हमको इतना पढ़ना है कि प्रथम श्रेणी में कौन आते हैं, महासागर या महाद्वीप। और द्वितीय श्रेणी में वही महाद्वीप पर बनने वाली स्थलाकृतियाँ, जैसे पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ये सब जो है ये द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और तृतीय श्रेणी जो काट छांट से बनता है, काट छांट से बनता है, जो भी आकार की आकृति हो सकता है, एस आकार की आकृति हो सकता है, ये सब काट छांट की बनी स्थलाकृतियाँ हैं। और काट छांट कब होगा, जब पानी होगा, हवा होगा, उसके अपर्दन से होगा। काट छांट के जलप्रपात वगैरह हो सकता है, लोस वगैरह हो सकता है, ये काट छांट से बनी आकृतियाँ हैं। अब हमको पढ़ना क्या है, अपक्षय। ये मुख्य बातें हैं। यहाँ क्या है, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग। अपक्षय का मतलब होता है आप जिस जगह पर हैं वह छोटे छोटे कण से बना हुआ जगह है। मिट्टी का जो कण है वह छोटे छोटे कणों से बना, उठा के देखें हैं, छोटा छोटा कण है ना, नहीं कण है। यह कण बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं, करोड़ों साल लगे हैं। और यह ऐसे ही नहीं बन गया है। जितना भी कण देख रहे हैं वो सब पहाड़े पत्थर का टुकड़ा है, धीरे धीरे टुकड़ा होते 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 इतना छोटा बना है। और इसमें कितने वर्ष लगे हैं, करोड़ों वर्ष लगे हैं। यही पत्थरों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षय जो होता है वह दो प्रकार से होते हैं, एक भौतिक विधि से और दूसरा रासायनिक विधि से। एक भौतिक विधि से और दूसरा रासायनिक विधि से। अपक्षय कितने प्रकार से होते हैं, आपसे पूछा जाए तो दो प्रकार से। अपक्षय दो प्रकार से होता है, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक में क्या होगा, पत्थर पे हथौड़ा मार के तोड़ दिए, पत्थर को ऊपर पहाड़ से नीचे ढलका दिए तो टूटेगा ना, ढलका देंगे तो टकराएगा, टूटेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, टकराएगा, टूटेगा। ये भौतिक विधि हो गया। और उसी पर एसिड डाल दिए, कोई केमिकल डाल दिए, कोई अम्ल डाल दिए, कोई क्षार डाल दिए। कभी कभी एसिड रेन होता है ना, जब पृथ्वी बना था तो एसिड रेन हुआ था, एक दिन दिखाए भी थे आप लोग को। तो उससे जो टूटता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक विधि। क्या कहलाता है, हाँ, रासायनिक विधि। अर्थात अपक्षय पूछा जाए कितने प्रकार से होते हैं, तो दो प्रकार से, भौतिक विधि और रासायनिक दोनों। भौतिक विधि में डायरेक्ट टूटना भौतिक विधि कहलाता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, तो उसको फिजिकली तोड़ते हैं तो भौतिक हो गया। और जब वो खाते हैं हमारे पेट से HCl वगैरह निकलता है, पचता है, तो वो कौन सी विधि हो गया, रासायनिक। दांत से डायरेक्ट काटते हैं, काटना डायरेक्ट क्या हो गया, भौतिक विधि। और उसी में हमारे लार से निकलता, मुंह में से लार निकलता है, तभी नहीं तो उसमें मिल जाता, तो रासायनिक विधि हो गया। देखिएगा, गर्म भोजन करते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और ठंडा भोजन उसकी अपेक्षाकृत कम लगता है। एगो खीर ही ऐसा है कि गर्म में अच्छा नहीं लगता है, ठंडा में ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी भोजन जो है वो आपको स्वाभाविक रूप से गर्म खाएंगे तो अच्छा लगता है ठंडा की अपेक्षा। अनुभव किए कि नहीं किए? देखिए होता क्या है, हमारे मुंह में अगर बायोलॉजी पढ़िएगा तो दोनों तरफ से दो दो लार ग्रंथि है, जिससे लाला रस निकलता है, लार ग्रंथि है। अब गर्म जैसे ही मुंह में भोजन लेते हैं तो पकता है,
और जैसे ही पकता है तो भोजन को हम लोग क्या करते हैं, इधर से उधर तुरंत उलट फेर करते हैं। तो क्या होता है, चारों ग्रंथि के पास हमारा भोजन जाता है, और जैसे ही भोजन हमारे ग्रंथि के पास जाता है तो रस निकलने लगता है। और नहीं देखिएगा, किसी आदमी को अगर कोई पसंद है तो उसके सामने में इमली खाइए, उसके मुंह से रस निकलने लगता है ना, नहीं निकलने लगता है। इस पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, रस निकलने लगेगा। ठीक है, हमारे मुंह से बहुत, अगर खूब मिर्ची अगर खा लेते हैं, मुंह जल रहा है तो क्या करते हैं, नहीं उससे नहीं होता। ऐसे हाँ ऐ कर लीजिए, लार टपकेगा, लार टपकेगा, रस निकल जाएगा। एकदम ऐसे मुंह खोलिएगा ना तो टप टप रस निकलने लगता है, निकलता है ना। भर दिन में आदमी लगभग 1-1.5 लीटर रस निकाल लेता है। इसलिए सूखा रोटी अगर रस नहीं निकलेगा जिसके मुंह से तो भोजन अच्छे नहीं लगेगा। तो गर्म भोजन में अधिक रस निकलता है ठंडा भोजन की अपेक्षा, तो वह हमें अच्छा, क्योंकि जब ये रस निकलेगा तो वह मुलायम होगा, और जब मुलायम होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये टूटना जो है वह भौतिक और रासायनिक दोनों विधि से होता है। जिस प्रकार से हमारे भोजन का कभी माउथ के बारे में पढ़ाएंगे, जीभ वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छा से बताएंगे। तो भौतिक विधि से भी टूटते हैं और रासायनिक, जो भौतिक विधि से टूटना क्या कहलाएगा, पत्थरों से गिरना, टकराना, ये भौतिक विधि हो गया। और रासायनिक कोई केमिकल वगैरह, अम्ल, क्षार, भस्म वगैरह का प्रयोग हुआ, उससे टूटा तो क्या कहलाएगा, रासायनिक विधि। यह हो गया अपक्षय। ठीक है, अब दूसरा है अपर्दन। क्या है, हाँ इरोजन। अपर्दन किसे कहते हैं, घिसावट जब होता है। देखिएगा जब ऊपर से पत्थर गिरता है तो कुछ जगह पर स्लिप भी करता है, स्लिप करता है तो रगड़ाता है, और जब रगड़ाता है, जैसे हम अभी चौक से लिखते हैं तो क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है, रगड़ा के ये पतला रूप से क्या हो रहा है, पिसा रहा है, और पिसाते हुए उसमें सट जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो गेहूं का आटा चक्की में क्या करते हैं, अपर्दन नहीं करते हैं, घिसबे नहीं करते हैं, चक्की ऐसे चलते रहता है, उस बीच में गेहूं आता है तो घिसा जाता है, नहीं घिसा जाता है। हम लोग भोजन करते हैं, दांत पर बार बार चलाते हैं तो घिसा जाता है, पिसा जाता है ना। तो ये घिसाना जो है पत्थरों का, रगड़ाना, घिसाना, इसका एक साधारण एग्जाम्पल बताएंगे तो तीनों एक के बार समझ में आ जाएगा। पहले एक बार सुन लीजिए। तो टूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय, और घिसाना क्या कहलाएगा, अपर्दन। क्या कहलाएगा, जैसे इसे डस्टर से मिटाते हैं तो इसके साथ डस्ट आ जाता है ना, ऐसे करके इसको मिटाए तो डस्टर के साथ क्या होता है, डस्ट आ जाता है ना। अगर ये बोर्ड अगर ऐसे रहता तो एक जगह धूल जमा हो जाता ना, नहीं जमा हो जाता। तो ये जमा होना ही क्या है, निक्षेपण। जमा होना क्या है, हाँ डिस्पोजिशन। टूटना वेदरिंग, जिसको अपक्षय कहते हैं, और घिसाना अपर्दन, जिसको इरोजन कहते हैं, और जमा होना क्या कहलाता है, निक्षेपण। क्या कहलाता है, तुम लोग सिल्ला लोढ़ा देखी है, मसाला पीसने वाला, तो उसमें हल्दी रखते हैं, प्याज रखते हैं, लहसुन रखते हैं, और सीधा पीसना शुरू करेंगे तो पिसाएगा, पहले अपक्षय करते हैं, उसको पहले थकूच देते हैं, लो तोड़ देते हैं। ऐसे करेंगे तो छटक के भागेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, कूदेगा, कहेगा नहीं पिसाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, उसका कचुम्बर निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ना क्या हो गया, आपको ध्यान में रहेगा, तीनों इसलिए बताते हैं, आपको किताब वाली बात नहीं है, लिखना भी नहीं है। जब हम उसको हल्दी को ऐसे कूटते हैं, जैसे तुम लोग भी बदमाशी करता है तो कूट देते हैं ना, तो उस हल्दी को कूटना क्या होता है, टूटना हो गया। जब वह टूटेगा तो क्या हो जाएगा, अपक्षय। और जब टूट गया तो उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ते हैं तो वह अपर्दन हो गया। क्या हो गया, और रगड़ते रगड़ते देखेगा मसाला आगे तरफ पतला जब होते जाता तो जमा होते जाता है ना, ऐसे उठा के रख लेते हैं, बाटी में, कटोरा में रख लेते हैं, और सब्जी में डाल देते हैं। जब वह गाद बन गया, पिसा गया, तो वह हो गया निक्षेपण। और जब हम उसको पीस रहे होते हैं तो अपर्दन, और जब उसको कूट रहे होते हैं, कचुम्बर निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है, अपक्षय। तीनों समझ में आ गया। सिल्ला पर तीनों प्रक्रिया होती है, भले वह महिला पढ़ी लिखी हो नहीं, लेकिन उसको भी पीसने दीजिएगा तो सीधे पीसने लगती है, पहले कूटती है, फिर पानी डालती है, और फिर रगड़ती है, और जब पिसा जाता है तब उठा के सब्जी में डाल देती है। तो गाद के रूप में जो जमा होता है वह निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण। टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। पिसाना क्या कहलाता है, एक जगह जमा होना गाद के रूप में, निक्षेपण। टोपोलॉजी किसे कहते हैं, टोपोग्राफी किसे कहते हैं, स्थलाकृति विज्ञान। हाँ, स्थलाकृति विज्ञान को टोपोग्राफी कहते हैं। पेडोलॉजी किसको कहते हैं, मृदा का अध्ययन कहलाता है। उच्चावच किसे कहते हैं, ऊबड़ खाबड़ की जगह को उच्चावच कहता है। पूरा पृथ्वी है तो उच्चावच है, ऊपर नीचे है, ठीक है।
कुछ जगह समतल है तो कुछ जगह ऊंचा है, कुछ जगह नीचा है। और ऊंचा बच को कितने श्रेणी में रखा गया है? 3 श्रेणी में। महासागर और महाद्वीप को किस श्रेणी में? अब पर्वत, पठार, मैदान ये सब बने हुए को क्या कहते हैं? आज जब उसके गाद के रूप में जब जमा हो जाता है, तृतीय श्रेणी। हाँ, गादे हो, काट छांट होगा तो गादे के रूप में आएगा, काट छांट होगा तो गादे के रूप में आएगा। तो तीसरा जो काट छांट होगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। वही 3 चीज यहाँ है, जो इसका 3 श्रेणी है ना, उसी को कैसे बनता है। तो अपक्षय, वेदरिंग, टूटना क्या कहलाएगा? टुकड़ों में बंटना क्या कहलाएगा? टूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय। और अगर के घिस के पतला बना देंगे और घिसा हुआ भाग जब निक्षेपित हो जाएगा तो निक्षेपण। कोई दिक्कत इतना समझने? किसी को छत पर से फेंक देंगे तो क्या होगा? छत पर से फेंका और पैर हाथ अलग हो गया तो क्या हो गया? अपक्षय हो गया। और किसी के ऊपर ट्रक चल के पिस्ता कर दिया, हाँ, और उसको साइड करके डिस्पोज कर दिया, निक्षेपण हो गया। तो शुरू में जैसे अभी तुम लोग जवान है, यंग है, अभी छतों पर कूद जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब पहाड़ से नदियाँ निकलती है तो युवा अवस्था में रहती है, तो जहाँ पत्थर मिलता है उसको काटते उठते चलती है। पहले मुलायम को काटती है, फिर कुछ कठोरों को काटती है, जो नहीं कटता उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। युवा अवस्था में ताकत अधिक होता है नदियों में, तो वह तोड़ फोड़ मचा देती है, तोड़ फोड़। और जब कुआ कुछ दूर आगे जाती है तब क्या होती है? मैदानी भाग में चली आती है। तो मैदानी भाग में उसको घिसते 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 अपर्दन करती है। और जब अंतिम में जब समुद्र में गिरने वाली रहती है तो वहाँ मुहाना बनाती है, तब तक वह बूढ़ा हो जाती है। अब बूढ़ा हो जाती है तो जो गाद को ले गया है ना, वह एक जगह जमा हो जाता है। अब उसमें ताकत नहीं है, उसको और धकेलें। बूढ़ा आदमी होगा, ताकत होगा? नदियों को ताकत कैसे मिलती है? पहाड़ से, ढलान से। ढलान तेज रहेगा तो नदी में करंट ज़्यादा रहेगा। और जैसे समतल जमीन आ जाएगा तो देखिएगा टंकी का पानी 2 तल्ला पर है तो मोटर टैप खोलते हैं तो तेज़ी से पानी आता है, 1 तल्ला पर है तो कम से नहीं। और वही टंकी छत पर लगा है, वहीं पे नल लगा देंगे तो धीरे धीरे पानी आता है, नहीं आता है? अनुभव किए होंगे जिसके घर में लगा होगा। 3 तल्ला मकान है तो निचलका तल्ला ग्राउंड फ्लोर में तेजी पानी आएगा, उससे थोड़ा स्लो आएगा सेकंड में, और उससे ऊपर वाला थर्ड में, उससे भी स्लो होगा। और छत पे चले जाइएगा तो और स्लो हो जाएगा। नहीं है तो कोई बातें नहीं, कपार फोड़ ले एल्वेस्टर में, ठीक है। तीनों समझ में आ गया? रहने देते। हमारा विद्यालय प्राकृतिक पर्यावरण के बीच है, देखते हैं हरा हरा पेड़ पौधा है। खाली तुम ही लोग है, कोई काला दानम है तो कोई सफ़ेद दानम है। काला बामन भी है ना इसमें? काला बामन कोई नहीं है?